Welcome back, dear student. Today we shall study about the making of complex sentence. इस समय हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण सीख रहे हैं। तो हमने इसके पहले वीडियो में सीखा कि नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। अब इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके दो या दो से सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना। एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताया गया कि एडवर्ब क्लॉज वह होती है जो वाक्य में वर्ब की विशेषता बताती है, और ये एडवर्ब क्लॉज 9 प्रकार की होती है। इसे 9 रूपों में विभाजित किया गया है। 2 पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम और एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। कारण बताने वाले विशेषण, ऐसा वाक्य जो रीजन बताए उसे हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन कहते हैं। इस क्लॉज में जो कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है उसमें प्रमुख है बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। एक और है एज, जैसा कि, और सिंस, इसका मतलब भी क्योंकि। इन कंजक्शन का प्रयोग करके 2 सिंपल सेंटेंसों को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किस तरह किया जाता है, इसको उदाहरण से देखेंगे। ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें रीजन प्रस्तुत किया गया हो, जो कारण बताते हो, और कोई घटना होती है जिसका कोई कारण होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सी वाज इल, वह बीमार थी। सी कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। एक वाक्य, सी वाज इल, वह बीमार थी। सी कुड नॉट अटेंड द फंक्शन। फंक्शन मीन्स समारोह, उत्सव या समारोह। वह उत्सव में, समारोह में उपस्थित नहीं हो सकी। एक कारण बता रहा होगा कोई वाक्य, जो कारण बताए उसी में हम कंजक्शन, कारण बताने वाला कंजक्शन का प्रयोग करके सीधे वाक्य को जोड़ देते हैं। अब समझते हैं इसको कि पता लगाते हैं कि कारण कौन बता रहा है। वह बीमार थी, वह समारोह में उपस्थित नहीं हो पाई। वह जहां उत्सव हो रहा था, कोई कार्यक्रम हो रहा था, वहां नहीं जा सकी। इसका न जा सकने का कारण क्या है कि वह बीमार थी। तो यहां जो वाक्य कारण बताए उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं, और उसी के पहले कंजक्शन, ये जो आपके सामने लिखे हैं, बिकॉज, एज या सिंस में से किसी एक को लगा देते हैं। तो पहले लिखते हैं वो सेंटेंस जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, वह क्लॉज जिसमें कारण ना हो। तो कारण वाली क्लॉज ये है और ये स्वतंत्र क्लॉज है। तो सबसे पहले उसी लिखते हैं जो स्वतंत्र क्लॉज होती है। सी कुड नॉट अटेंड द फंक्शन
बिकॉज शी वाज इल। और बनाने के बाद एक बार जरूर उसको निरीक्षण कर लिया जाए कि वाक्य का निर्माण सही है कि नहीं। शी कुड नॉट अटेंड द फंक्शन, वह समारोह में उपस्थित नहीं हो सकी, बिकॉज क्योंकि शी वाज इल, वह बीमार थी। पूरी तरह से कंप्लीट सेंटेंस है और यह एडवर्ब क्लॉज के द्वारा निर्मित सेंटेंस है। इसमें बिकॉज आया हुआ है। जिन वाक्यों को जोड़ने में बिकॉज, एज या सिंस हो, उन वाक्यों को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यह पहचान होती है कि जो दो वाक्य विकास से जुड़ा हो तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अगला उदाहरण देखेंगे। ही इज वीक, ही इज वीक, आई शैल टीच हिम। वाक्य को पढ़े। ही इज वीक, वह कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है, किसी विषय में कमजोर है। आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। वह कमजोर है, मैं उसे पढ़ाऊंगा। इस तरह से दोनों वाक्यों को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि इनमें से कौन वाला लगेगा। तो वह कमजोर है क्योंकि मैं उसे पढ़ाऊंगा, गलत। इसको बदल के देखते हैं, इसका ऑर्डर बदल देते हैं। बाद वाले वाक्य को शुरू में लगाएं और शुरू वाले को बाद में लगा के चेक करें। मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है। यह सटीक बैठता है। इसको लिखें इस तरह, ही आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज वीक। हम इसमें एज का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम एज का प्रयोग करेंगे तो ये जो वाक्य इधर उधर हुआ है ये नहीं करेंगे, बल्कि सीधे में कर देंगे। ही इज वीक, आई शैल टीच हिम। इस वाक्य को यदि एज लगाकर जोड़ते हैं तो शुरू में एज लगा देंगे, आएगा एज। जैसा कि ही इज वीक, यहां कामा लगा दें। जैसा कि वह कमजोर है, आई शैल टीच हिम, इसलिए मैं उसे पढ़ाऊंगा। यहां सिंस भी लगा सकते हैं। सिंस ही इज वीक, क्योंकि वह कमजोर है, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से रीजन वाले जो कंजक्शन होते हैं उनका प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा कंडीशन। कंडीशन बताने वाले कंजक्शन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है शर्त। जिन शब्दों से शर्त का बोध हो वह कंजक्शन, उन कंजक्शन को हम कंडीशन बताने वाले या शोइंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे है इफ और अनलेस। इफ का मतलब यदि, अनलेस का मतलब जब तक नहीं। इफ और अनलेस ये दो कंजक्शन हैं जिनका प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, वर्क हार्ड, यू विल पास। वर्क हार्ड, यू विल पास। कठिन परिश्रम करिए, खूब मेहनत करो, यू विल पास,
तुम पास हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। एक शर्त है, वो शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी यदि आप पास होना चाहते हैं। तो पास होने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो इस तरह वाक्य को जोड़ते हैं, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ का प्रयोग करके देखते हैं। जब इफ का प्रयोग हो जाता है, चूंकि यह इंपरेटिव सेंटेंस है, क्रिया से स्टार्ट है, और जो भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके पीछे कर्ता जो सब्जेक्ट है यू छिपा रहता है। कोई क्लॉज का निर्माण जब भी किया जाता है तो उसके लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक सब्जेक्ट का होना और वर्ब का होना। वर्ब तो है, सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट यहां यू छिपा रहता है, उसको फिर यहां दर्शाना होगा। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो। कामा से तो का अपने आप बोध हो जाता है, तो के लिए देन की जरूरत नहीं है, कुछ भी लगाने की नहीं जरूरत है। यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। इसी को हम अनलेस से बना सकते हैं। अनलेस जिसमें लगेगा वह निगेटिव का बोध कराता है, उस सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना पड़ेगा। देखते हैं, अनलेस निगेटिव होता है, जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड। इसके बाद यहां तक आ गया, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। यहां नहीं आ जाता है, जब तक नहीं, जब तक तुम। इसके बाद ये जो बीच में गैप है इसके लिए है कि जब तक तुम कठिन परिश्रम फिर नहीं करोगे। कामा लगाएं, यू, चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो जो इधर बनेगा वो भी निगेटिव बनेगा। यू विल नॉट पास। ये अनलेस निगेटिव वर्ड है, ये हमें बताता है जब तक नहीं। एक वर्क जो हो रहा है, एक जो हमारा वाक्य है, यदि वो निगेटिव है, अनलेस है, तो दूसरे वाक्य में हमें निगेटिव का लगाना पड़ेगा, निगेटिव बनाना पड़ेगा। इस तरह से हमने यहां पे नॉट लगा करके इसके निगेटिव बनाया। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, तब तक तुम पास नहीं होगे। तो जहां जब तक लगा होता है, कामा लगाने से तब तक अपने आप निकल आता है। कामा का मतलब तब तक हो जाता है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, कामा तब तक यू विल नॉट पास, तुम सफल नहीं होगे, उत्तीर्ण नहीं होगे। इस तरह हमने देखा, इफ का प्रयोग करके, अनलेस का प्रयोग करके दो या दो से अधिक वाक्य को बना करके एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। और उदाहरण देखिए, इफ से संबंधित डू नॉट वर्क टू मच। डू नॉट वर्क टू मच, अत्यधिक काम मत करो। यू विल लॉस योर हेल्थ। डू नॉट वर्क टू मच, अत्यधिक परिश्रम मत करो। यू विल लॉस योर हेल्थ, तुम अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लोगे। शर्त है, मेहनत ज्यादा करोगे तो फिर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो यदि स्वास्थ्य को बनाए रखना है तो तुमको मेहनत कम करनी चाहिए। यहां पे शर्त का भाव बोध हो रहा है, और
शर्त का जहां भाव बोध हो वहां हम इफ या अनलेस का प्रयोग करते हैं। तो इफ का प्रयोग करके देखते हैं। इफ बताया गया इंपरेटिव सेंटेंस ये भी है, यू अपने आप मान लिया जाता है क्योंकि यू छिपा रहता है। इफ यू वर्क टू मच, कामा लगा देंगे और पूरा यू विल लॉस योर हेल्थ। यदि तुम बहुत मेहनत करोगे, यू विल लॉस योर हेल्थ, तुम अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लोगे। अनलेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। अनलेस यू वर्क टू मच यू विल नॉट लॉस योर हेल्थ। इधर निगेटिव अपने आप रहेगा, इधर निगेटिव बनाना पड़ेगा। इस तरह से एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हमने सीखा। अगला क्लॉज है जिनका प्रयोग करके कॉन्ट्रास्ट, विरोध बताने वाले कंजक्शन। विरोध बताने वाले कंजक्शन आल्दो और दो। यद्यपि और दो मीन्स भी यद्यपि। इसका मतलब भी यद्यपि। और ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आल्दो लगा होता है और दूसरे वाक्य में हम एट का प्रयोग भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, सी इज रिच, वह धनी है। सी इज नॉट हैप्पी, वह धनी है, वह प्रसन्न नहीं है। हमारे सामने दो वाक्य दिए गए हैं, एक है वह धनी है और दूसरा वह प्रसन्न नहीं है। कौन सा नियम लगेगा? दोनों वाक्य को देखते हैं तो धनी है तो उसे प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन वो प्रसन्न नहीं है। दोनों बातें आपस में विरोध व्यक्त करती है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है विरोध बताने वाला। जो वाक्य आपस में एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हो, विरोध बताते हो, उन वाक्यों को जोड़ने के लिए हम आल्दो या दो का प्रयोग करते हैं। दो में से किसी एक को लगा दें। दो, सी इज रिच, हम यहां कामा लगा सकते हैं या एट लगा सकते हैं। दो या आल्दो के बाद एट लगा सकते हैं, कामा भी लगा सकते हैं। एट सी इज नॉट हैप्पी। दोनों का अर्थ निकाल करके उसको चेक करें कि वाक्य सही निर्माण हो रहा है। तो दो क्लॉज जो सेंटेंस है, जब वो दोनों सेंटेंस एक में हो जाती हैं तो ये क्लॉज का रूप धारण कर लेती हैं। और जिसमें कंजक्शन का प्रयोग होता है वह सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और जिसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता वह प्रिंसिपल क्लॉज होती है। दो क्लॉज मिलाकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जा रहा है। यद्यपि सी इज रिच, वह धनवान है, फिर भी सी इज नॉट हैप्पी, वह प्रसन्न नहीं है। यहां एट के स्थान पे केवल कामा भी लगा दिया जाए तो पूरा अर्थ निकलता है। दो सी इज रिच, यद्यपि वह धनवान है, फिर भी सी इज नॉट हैप्पी, वह प्रसन्न नहीं है। जब दो बातें आपस में विपरीत होती हैं तो वहां पे जिस कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है उसे कंट्रास्ट बताने वाले कंजक्शन कहते हैं। वो केवल दो है, आल्दो या दो। एक उदाहरण से और सीखते हैं। ही वर्कड हार्ड,
he failed in the एग्जामिनेशन। हाँ, देखते हैं, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत परिश्रम किया। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में असफल हो गया। मेहनत किया है तो उसे पास होना चाहिए, लेकिन जब विपरीत रिजल्ट निकला, विपरीत अर्थ दोनों एक दूसरे के जब वाक्य विपरीत अर्थ निकालते हो तो वहां पे हम दो या आल्दो का प्रयोग करते हैं। ही वर्क हार्ड, उसने बहुत मेहनत किया। ही फेल्ड, फिर भी वो फेल हो गया। तो यद्यपि जब दो वाक्य एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले हों तो वहां पे हम आल्दो या दो का प्रयोग करते हैं। आल्दो ही वर्कड हार्ड, कामा लगाने से एट का प्रयोग अपने आप हो जाता है। और जब दूसरा वाक्य लिखें तो स्मॉल से ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। दोनों को चेक कर लें, वाक्य का निर्माण सही है। आल्दो यद्यपि, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत किया, फिर भी ही फेल्ड, वह असफल हो गया परीक्षा में। वाक्य का निर्माण सही है। तो जहां पे दो विपरीत अर्थ वाले वाक्य हो उन्हें जोड़ करके आल्दो या दो से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं। अगली विधि और देखते हैं, वह है कंपैरिजन। आप कंपैरिजन, यह कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना। इसके कंजक्शन है एज, एज, यहां एडजेक्टिव रहेगा। सो एज, यहां भी एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। दूसरा है दाइन, लेकिन दाइन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो हम जब कभी दो वाक्यों में तुलना देखते हैं और तुलना दो व्यक्तियों के बीच में होगी, दो वस्तुओं के बीच में होगी या दो स्थानों के बीच में होगी, तो जब तुलना होती है तो वहां पे हम कंपैरिजन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण दे देखते हैं, सी इज ब्यूटीफुल, हर सिस्टर इज इक्वली ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, उसकी बहन एक जैसी सुंदर है, उसकी बहन भी इक्वली माने एक समान, उसी के समान सुंदर है। तो दोनों की तुलना की गई है, सुंदरता के बारे में की गई है। यहां एडजेक्टिव ब्यूटीफुल आया है। जब दोनों अफर्मेटिव हो तो हम एज का प्रयोग करें, जब निगेटिव हो तो सो एज का प्रयोग करें, और कम ज्यादा की बात आए तो फिर दाइन का प्रयोग करें। कोई ज्यादा सुंदर हो, कोई कम सुंदर हो तो दाइन का प्रयोग करें। जब एक समान हो तो हम एज का प्रयोग करते हैं। वो सी इज ब्यूटीफुल, हर सिस्टर इज इक्वली ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, उसकी बहन भी उसी के समान सुंदर है। लिखते हैं सी इज एज, जो एडजेक्टिव है बीच में लगाते हैं वो है ब्यूटीफुल।
शी इज एज ब्यूटीफुल एज, यहां दो हैं, एक ये एज और एक ये, उतना जितना, एक का अर्थ होता है उतना और दूसरे का अर्थ निकलेगा जितना, और दाइन का अर्थ होता है अपेक्षाकृत, उतना जितना। शी इज एज ब्यूटीफुल, वह उतनी सुंदर है, एज हर सिस्टर, जितना कि उसकी बहन। दोनों में बराबर सुंदरता है। जब एक तुलना दूसरे से एक समान सुंदरता या किसी बात की जाती है, सुंदर दोनों एक जैसे हैं, तो वहां पे हम एज और उसके बीच में एडजेक्टिव प्लस एज का प्रयोग करते हैं, अर्थ निकाल देखते हैं, और अर्थ यदि उसका सही निकलता है तो वाक्य कंप्लीट है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण सही है। जैसे देखते हैं, शी इज एज ब्यूटीफुल, वह उतनी सुंदर है, एज हर सिस्टर, जितना कि उसकी बहन। इस तरह वाक्य हमारा कंप्लीट निकलता है। एक उदाहरण से और देखते हैं, सीता इज मोर इंटेलिजेंट, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है, गीता इज लेस इंटेलिजेंट, सीता ज्यादा बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान है, गीता कम बुद्धिमान है। लेस मीन्स कम, मोर माने अधिक। अब यहां जो तुलना की गई है कम ज्यादा की है। जब कम ज्यादा की तुलना की जाती है तो हम मोर देन का प्रयोग करते हैं। अब लिखेंगे, जो ज्यादा सुंदर है उसे शुरू में लिखते हैं, जो कम सुंदर है उसे बाद में लिखते हैं। सीता इज मोर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। सीता इज मोर इंटेलिजेंट, दोनों के बीच में दाइन का प्रयोग करते हैं। जहां भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है उसके बाद हम दाइन का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री आई हुई है मोर, मोर का साथी है दाइन, अपेक्षाकृत गीता। देखते हैं, सीता इज मोर इंटेलिजेंट, सीता अधिक बुद्धिमान है अपेक्षाकृत गीता के। सीता अधिक बुद्धिमान है अपेक्षाकृत गीता के। इस तरह से जब कोई ज्यादा बुद्धिमान हो दूसरा कम बुद्धिमान हो तो उसे मोर देन से शो करते हैं, और इसको लेस से भी बना सकते हैं। जैसे इस तरह देखें, गीता इज लेस इंटेलिजेंट देन सीता। अर्थ वही निकलेगा, भाव वही निकलेगा। गीता कम बुद्धिमान है अपेक्षाकृत सीता के। तो इस तरह से हमने सीखा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन के द्वारा दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना। थैंक्स। आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है, अगले में फिर देखेंगे।